चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले कि 69,000 शिक्षक भर्ती का फाइनली कोर्ट का जजमेंट आ गया। इतने साल बाद पूरे 4 साल लग गए इस भर्ती के जजमेंट को आते हुए, लेकिन जजमेंट आया है और काफी इफेक्टिव जजमेंट है। इसके अलावा मुख्य सेविका 28 अगस्त की डेट का क्या मतलब है इसे भी समझा जाएगा। इसके अलावा जेईई सिविल 2024 का पेट को लेकर जो सुनवाई होनी थी उस पर क्या हुआ है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर में बच्चों के काफी सवाल थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, और इंस्ट्रक्टर के फॉर्म को भरने पर क्या क्या चीजें ध्यान देनी है इन सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत लोग मुझसे प्रीवियस वीडियो में कहे कि कमेंट सर आप रिप्लाई नहीं देते। एक्चुअली समय मिल नहीं पाता मुझे रिप्लाई देने का। मैंने आपकी कमेंट पढ़ी है, आपके क्वेश्चन देखे हैं और उस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। तो इसको लेके जो आरक्षण का विवाद चल रहा था वो फाइनली समाप्त हो गया है और कोर्ट का फैसला आ गया है। मतलब कि जो लिस्ट बनी थी, जो भी भर्ती ज्वाइनिंग करा दी गई थी, उसकी लिस्ट फिर से अब बनाई जाएगी। यानी जो बच्चे 4 साल से काम कर रहे हैं उनकी नौकरी भी खतरे में आ गई है। सीधी सादी बात है कि लिस्ट को फिर से बनाया जाएगा, फिर से नए सिरे से सब कुछ किया जाएगा। अब उसमें काफी बच्चे हो सकता है बाहर हो जाए, काफी बच्चे जो बाहर थे जो केस लड़ रहे थे वो इन हो जाए, बहुत कुछ होगा। अब आगे देखने को मिलता है क्या मिलेगा। फिलहाल कोर्ट की तरफ से जजमेंट जो आया है, इस जजमेंट के अनुसार आपकी नई लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें प्रॉपर रूल और रेगुलेशन जो रिजर्वेशन का है उसे फॉलो किया जाएगा, जिसके लिए पूरा विवाद हुआ था। इसके अलावा बहुत से बच्चों की हो सकता है नौकरी जो ऑलरेडी 4 साल से कर रहे हैं वो खतरे में पड़ सकती है या उनको निकाला भी जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती है मुख्य सेविका की कि 28 अगस्त को लेके क्या अपडेट है भाई। 28 अगस्त को जो आपकी डेट मिली है वो किस तरह का है। देखिए जो 28 अगस्त को आपकी लिस्टिंग की डेट मिली है वो आपकी जो केस की सुनवाई है ना, जो बहुत धीरे धीरे चल रही है, 1 महीने में एक बार आपकी सुनवाई हो रही है, उसको तेज करने के लिए ये डाला गया है। ठीक है, ये जो सुनवाई होगी उसमें ये क्लियर कट किया जाएगा कि जो आपकी सुनवाई पुरानी चल रही है, जो काफी स्लो प्रोसेस में चल रही है, उसमें तेजी लाई जाए। पर दिन सुनवाई की जाए या महीने में ज्यादा से ज्यादा सुनवाई की जाए उस पर, और इसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको। देखिए 28 अगस्त वाली अगर सुनवाई सब कुछ अच्छा रहता है ना, तो फिर आपकी जो मेन सुनवाई चल रही है वो जल्दी क्लियर भी हो जाएगी। और ये मान के चलिए कि फिलहाल अभी आपकी डीवी जो है, डीवी वो 25 सितंबर तक तो नहीं कंडक्ट हो पाएगी, क्योंकि 25 सितंबर तक तो आपकी आईटीआई की डीवी कंडक्ट हो रही है। तो अब देखिए सुनवाई तो आपकी होगी, लेकिन जो डीवी कंडक्ट होनी है वो मान के चलिए आप अक्टूबर से पहले नहीं कंडक्ट होगी, क्योंकि 25 सितंबर तक यूपी SSC फ्री है नहीं। अभी फिलहाल इनके पास देखिए कोई प्रोसेस और शेड्यूल है नहीं। ये किसी तरह अभी कोई एग्जाम एजेंसी इनकी तैयार हुई नहीं है एग्जाम लेने को। इनको पेट कंडक्ट कराना है सबसे पहले। वो जो भी एग्जाम अब कंडक्ट होगा वो पेटी का होगा, और अभी 25 सितंबर तक आईटीआई की डीवी है। इसके अलावा इनको 2-3 रिजल्ट भी अभी क्लियर कर निकालने हैं। तो आप ये मान के चलिए मुख्य सेविका का अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो ये अक्टूबर में आपकी डीवी कंडक्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि सितंबर 25 तक तो आपकी आईटीआई की डीवी चल रही है। लेकिन एक चीज हो जाएगा कि 28 अगस्त से को अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी सुनवाई में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी और फैसला भी जल्दी हो जाएगा। लिस्टिंग कहीं पे भी हो इस केस में वो आपका कोर्ट जरूर सुन लेगा, चाहे कितना भी नीचे लगी हो। ठीक है, ये इस चीज की एक बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाली है। और आपकी भर्ती कोर्ट से निकल गई ना, उसके बाद तो सब कुछ बस स्पीड में निकलना है और कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है जेईई सिविल को लेके। तो जेईई सिविल को लेके देखिए कई केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक तो बीटेक डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाला केस है। ठीक है, डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाला केस है, उसकी सुनवाई भी 28 अगस्त को होनी है। और एक और केस था जिसमें ये था कि हम कुछ बच्चे गए थे ये कहके कि हमने पेट का एग्जाम नहीं दिया था और हमें भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। तो उस पर जो सुनवाई हो रही थी उसमें देखिए उसकी भी सुनवाई की जो अगली डेट दी गई है 28 अगस्त दी गई है। लेकिन जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने क्लियर कट एक चीज मेंशन की है, ये ध्यान देने की जरूरत है लोअर पीसीएस वाले बच्चों को भी। ठीक है, जो लोअर पीसीएस के बच्चे हैं उनको भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि उन्होंने कहा है कि यूपी SSC से जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें पेट अनिवार्य होगा।
कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पेट जो है अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको यूपी SSC के किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट भरने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो चूंकि लोअर पीसीएस भी यूपी SSC से है तो ये जजमेंट उस पर भी लागू हो जाएगा, यानी पेट इतना इंपॉर्टेंट पेपर हो गया है लोअर पीसीएस वालों के लिए। कल को अगर लोअर पीसीएस की भर्ती भी आती है तो आप यूपी SSC पेट नहीं दिए होंगे तो फिर आप एग्जाम मेंस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये क्लियर कट है, कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो फाइनल सुनवाई होनी है वो 28 अगस्त को होनी है, तो ये मान के चलिए कि दोनों सुनवाई 28 अगस्त को होगी, जिसमें डिप्लोमा जीत जाएगा इजिली, डिग्री वाले से डिप्लोमा जीत जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और पेट वालों को मौका, पेट के बिना वालों को भी मौका नहीं मिलेगा, जो कि जजमेंट से पता लग रहा है कि हो सकता है यही आपको जजमेंट देखने को मिले कि डिग्री वालों को भी मौका नहीं मिलेगा और पेट के बिना वालों को भी मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे निराश हो रहे हैं उन्हें निराश नहीं होना है, पेट 2024 जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी जेई की और भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है 2024 से भी, ठीक है। तो 2024 मिस मत कीजिएगा 2023 की तरह। लेकिन जो जजमेंट है वो क्लियर कट है, क्योंकि देखिए डिप्लोमा वाले इजिली जीत जाएंगे, क्योंकि उनके रूल्स जो गवर्नमेंट के रूल्स है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, जेई के बच्चे ने ही पूछा था कि आपका रेलवे में भी ये होगा, तो रेलवे में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आरआरबी का रूल है वो दूसरा है भैया। आरआरबी के रूल में जो रूल बने हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें बीटेक अलाउड मेंशन है, उसमें उनकी प्रतिक्रिया में, इनके में जो प्रतिक्रिया उनकी प्रक्रिया में, इनकी प्रक्रिया में बीटेक इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए तो कहा था कि जो डिग्री होल्डर्स है सबसे पहले आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, गवर्नमेंट जब रूल लेके आ जाएगी उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं तो आपको जीत मिलती है, ठीक है। अदरवाइज जब लॉ ही नहीं है तो फिर आप जीतेंगे कैसे? सिंपल सी बात यही है, वही चीज रिपीट होगी जो प्रीवियस हाई कोर्ट ने रिपीट कर दी थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके भैया बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। तो बच्चों के कुछ सवाल हैं, देखिए कुछ तो फॉर्म भरने का तरीका है, देखिए मुझे तो लगा उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए, फॉर्म बहुत सिंपल तरीके से भरी जा सकती है। क्वेश्चंस काफी लोग के हैं कि हमें, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र का एक क्वेश्चन पूछा है कि जन्म प्रमाण पत्र को लेके जो आपका दिक्कत है तो आप 10th की मार्कशीट लगवा सकते हैं। भैया 10th की मार्कशीट ही आपका प्रूव होता है, 10th की मार्कशीट का ही प्रूव होता है हर चीज में, ठीक। 10th की मार्कशीट से आपका क्या क्या प्रूव होता है? आपका डीओबी उसी से प्रूव होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका जो नेम इसमें जो मेंशन है 10th में वही माना जाएगा, फादर नेम भी जो 10th में मेंशन है वही माना जाएगा, 10th में जो मेंशन है वही फादर नेम माना जाएगा, मदर नेम भी वही माना जाएगा। तो 10th की मार्कशीट पे जो चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ भी उसी वही वाली वैलिड होगी, नेम भी वही वाला वैलिड होगा, फादर नेम भी वही वाला वैलिड होगा, और इसके अलावा उस पे जो एड्रेस होगा वही वाला वैलिड होगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर कट है। तो अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हालांकि जन्म प्रमाण पत्र आप चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज 10th की मार्कशीट भी आपकी चल सकती है। फिर क्वेश्चन था बच्चों का, ये देखिए जो बच्चों का क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो देखिए सबसे पहले तो आपका पहला प्रपत्र में आपको सिंपल सा जो पहला प्रपत्र है आपका, उसमें सिंपल आपको अपने क्वालिफिकेशन, नेम एक्सेट्रा भरने हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ चीजें आपको नहीं भरनी है, कुछ चीजें आप जब जाएंगे डीबी पे वहां पे भरनी होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए, जितने भी प्रपत्र हैं उनके एक्स्ट्रा पेजेस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि अगर डीबी में जाते हैं और आपको कुछ गलती है वो लिखती है तो वहां पे तुरंत आप उसे भर सके दूसरे प्रपत्र में। ऐसा ना हो कि पता चले फिर दौड़ना पड़ जाए आपको और उसमें आपकी डीबी के लिए आपको परेशानी झेलनी पड़ जाए। तो हर एक का कम से कम 2-3 कॉपी आप एकदम से तैयार रखिए। पहले प्रपत्र में आपको सिंपल सा विज्ञापन संख्या जो है वो आपको नहीं भरनी है, ठीक है। इसके अलावा विभाग की संख्या भी आपको नहीं भरनी है, वो आपको वहीं पता चलेगी। जो चीज समझ में नहीं आए उसको बिल्कुल भी मत भरिएगा, ठीक है। वो वहां जाके आप क्लियर कर लेंगे, उतना समय मिलता है, आप टेंशन मत लीजिए, वहां पे डीबी में भी आपको समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसे मत भरिएगा, गलत भर देंगे तो फिर इश्यू हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप है, रोल नंबर है, वो आपको पता ही होगा। इसके अलावा बहुत कुछ है, जैसे पोस्ट भरना, आपका पोस्ट प्रेफरेंस का एक प्रपत्र है, एक प्रपत्र में आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। तो पोस्ट प्रेफरेंस पे जो बॉक्सेस दी हुई है इस पर ध्यान दीजिएगा। जो बॉक्स आपकी दी हुई है उसमें आप जिस ट्रेड को, जिस पोस्ट को आप चाहते हैं पहला उसके आगे 1 लिखिएगा और
उसके आगे 1 इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आपको लिखना है, इंग्लिश में मेनली लिखना है, आप लिखिएगा। ठीक है, जिस पोस्ट को आप पहले प्रेफर करना चाहते हैं, चाहे वो चौथे नंबर पर मेंशन हो या चाहे वो 5वें नंबर पर मेंशन हो, उसे आप यहाँ पर उसके सामने जाके 1 लिखेंगे। ऐसे ही जिस पोस्ट अकॉर्डिंग टू रखना चाहेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप नंबर डाल देंगे, ताकि अगर कट ऑफ में देखिए आपका जिस पोस्ट पे आपकी कट ऑफ मेल खाएगी उस पोस्ट को आपको दे दिया जाएगा क्वालिफाई होने पर। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के सामने आपका पहला डिजिट में लिखना है और उसके बाद उसको फिर आपका लेटर में भी लिखना है, दोनों चीज लिखनी है। आप चाहते हैं, आप जिस पोस्ट को चाह रहे हैं वो पोस्ट आपका 5वें नंबर पे, तो उसके आगे 1 लिखिए कि नहीं हमको पहले ये वाली पोस्ट पे चाहिए। अगर मैं सेलेक्ट होता हूं तो पहला प्रेफरेंस मेरा ये रहेगा। सीधी सादी बात है, सिंपल सी बात है, इस पे नहीं है। दूसरा आपका एक और प्रपत्र है चेतावनी को लेकर, तो चेतावनी को लेकर तो उस चीज में भी आप क्लियर कट सब कुछ मेंशन कीजिएगा। जो चीज आप मेंशन किए हैं वो बस इसलिए होता है कि आपसे पहले साइन वाइन करवा लिया जाता है कि भैया अगर ये सब गलत होगा तो होगा। उसमें सारे डेटा ऐसे नहीं है बड़े कठिन है, इजी डेटा पूछे गए हैं, आप इजी आप जाके उससे भर सकते हैं। आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। एक्सपीरियंस को लेके जो भी आपका मेंशन है, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है, आप मेंशन कर दीजिएगा, उसमें एक्सपीरियंस डिटेल लिख दीजिएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा रिजर्वेशन है, मैं शादीशुदा हूं, देखिए क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए थे उसमें पहला क्वेश्चन था हाई स्कूल में उनका नाम कुछ था और इंटर में कुछ और लिखा है। मतलब हाई स्कूल में जो नाम लिखा है वो टाइटल बेस पे नेम, टाइटल नहीं लिखा उसमें, लेकिन इंटर में शायद टाइटल लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कूल उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, मेनली आपके हाई स्कूल का नाम ही हर जगह प्रेफर किया जाता है। तो अगर गुप्ता लिखा भी गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सब छोटी चीजों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा एक है जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था लेकिन मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो भैया आप जब यूआर में पहले ही फॉर्म भर दिए हो तो यूआर में ही रहोगे। ठीक है, कैटेगरी नहीं होगी, वहां पे जाके आप बात कर लेना, लेकिन यहाँ पे आप यूआर में ही रहोगे, ओबीसी में नहीं जाओगे। ठीक है, अगर फॉर्म अनरिजर्व से भरा है तो फिर डीबी आप ओबीसी से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, डीबी आप ओबीसी से नहीं दे सकते हैं, वहां आप जाके क्लियर कर लीजिएगा। अगर वो दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फॉर्म में यूआर है तो आप ओबीसी से नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एफिडेविट किसके समकक्ष होगा, तो सचिव हो, यूपी ट्रिपल के सचिव के समकक्ष होता है यार एफिडेविट। ठीक है, वाइफ ने मैके का एड्रेस, अच्छा हाँ, ये शादीशुदा वालों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई। शादीशुदा वालों का क्वेश्चन है पहला कि उनका रिजर्वेशन, तो देखिए सब कुछ जो उनका जन्म प्रमाण पत्र है वो फादर साइड का ही होगा। किसके साइड का होगा? पिताजी के साइड का होगा। ठीक है, मेनली सबका मैंने देखा है फादर ही साइड वैलिड मान लिया जाता है। कई बार बच्चियां होती हैं अपने हस्बैंड साइड का लेके जाती हैं तो उनको प्रोविजन में डाल दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि मैके का आप लेके आइए डिटेल, मैके का भी डिटेल। तो मैके का डिटेल वो मांगते ही मांगते हैं, तो फादर ही साइड का होता है। क्योंकि देखिए जन्म प्रमाण पत्र में आप रखते हैं 10th क्लास को, 10th क्लास में जो एड्रेस है वो फादर का है, फादर का नेम है, पति का नेम तो है नहीं, तो फादर के ही साइड का डॉक्यूमेंट हर जगह लगेगा शादीशुदा बच्चों के लिए, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके फादर साइड का होगा। ठीक है, और अगर नहीं बनता है या आपका एड्रेस चेंज कर दिया गया है आधार कार्ड में, एड्रेस चेंज कर दिया गया है तो उसका कोई इशू नहीं है, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एक एफिडेविट आप उसका बनवा लीजिएगा कि मैरिड और एक मैरिज सर्टिफिकेट उस पर लगा लीजिएगा। बाकी आप फादर साइड से ही मैक्सिमम भरिएगा। देखिए जहां तक मैं जानता हूं एकदम फादर साइड से ही फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, हस्बैंड साइड से अगर आपने सब कुछ हस्बैंड साइड का बनवा लिया है तो हस्बैंड साइड से कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, आपका देखिए आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगी तो आपको फादर का ही करना है। तो जब आप कास्ट सर्टिफिकेट फादर का यूज करेंगी तो हर चीज आपको फादर की ही डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपकी एड्रेस चेंज हुई है तो आप एड्रेस के लिए एप्लीकेशन लेटर लिख के यूपी ट्रिपल को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट कास्ट का लगाया है फादर का तो सब कुछ फादर का ही होना चाहिए, एड्रेस भी। लेकिन अगर आपके साथ ये इशू है कि आपका सब कुछ फादर का है लेकिन आपने क्या किया, आधार कार्ड बनवाया तो वहां हस्बैंड और हस्बैंड का एड्रेस हो गया है, तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एक मैरिज सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, पहुंच जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर,
वो समझ लेंगे। इतना यूपी SSC को भी समझना पड़ता ही है भाई। 5-5 साल में अगर भर्ती 4-4 साल में क्लियर करेंगे तो ये तो होना ही है। तो इतना मिलता है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रपत्र आप लेके जाएंगे, प्रत्येक उसकी कॉपी आप साथ लेके जाएंगे ब्लैंक, ताकि अगर वहां पे कुछ चेंजिंग करने को हो तो फिर आप लेके प्रपत्र दौड़े ना कि फोटो कॉपी निकालो वो करो। वहां रहेगा तो डायरेक्ट आप फॉर्म भर लेंगे जल्दी जल्दी और आपका काम हो जाएगा। ये चीजें आप रखिएगा। इसके अलावा हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। फोटोकॉपी बहुत अनिवार्य है, ठीक। ये कुछ प्रश्न थे आपके शादीशुदा को लेके भी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसी डेटा और डिटेल नहीं है जिसमें आपको परेशानी हो। अगर आपको परेशानी होगी तो वो क्वेश्चन जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।